हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक चैप्टर है हमारे पास, बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें हम सीखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली होती क्या है, बिल्कुल बेसिक्स इंट्रोडक्शन करेंगे आज। इसके बाद धीरे धीरे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी है और इसका मैक्सवेल के साथ क्या लेना देना है। यानी मैक्सवेल की इक्वेशन थी, उससे मैक्सवेल ने क्या बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप सबको पता होगा हमारे नेचर में अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं। आपने पढ़ी होंगी कि एक वेव्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स, है ना, मैटर वेव्स होती थी एक। फिर एक और पता चला हमें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मतलब दो तीन तरह की वेव्स होती हैं, तो उसमें एक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम चाहिए, मैटर वेव भी होती है, कोई भी मैटर वेव होगी। एक ऐसी वेव होती थी जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, तो हमें पता चला कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से रिलेशन में है। इसका दोनों के साथ रिलेशन है। जब भी हमने डेफिनेशन अभी बताऊंगा मैं, बट पहली बात समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ रिलेशन है। दोनों जब टाइम के साथ वेरी करेंगे, दोनों जब टाइम के साथ वेरी करेंगे, कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं, समझे मेरी बात। दूसरी बात ये कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये मैक्सवेल की इक्वेशन से आई। ये कहाँ से आई? मैक्सवेल की इक्वेशन से आई। मैक्सवेल ने इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया, उसने एक इक्वेशन दी, तो वहाँ से मैक्सवेल की इक्वेशन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़्यादा प्रचलित हुई, जैसे हम बोल सकते हैं। तो मैक्सवेल ने के हिसाब से इसकी डेफिनेशन ये लिख रखी है। मैक्सवेल बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो सिनुसॉइडल हो। सिनुसॉइडल मतलब जो ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ये ऐसी हो, और उनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन या उनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके 90 डिग्री पे होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में 90 डिग्री। तो सर वेव किधर जाएगी? तो वेव इन दोनों के 90 डिग्री पे जाएगी, तो वेव इन दोनों के 90 डिग्री पे इधर चलेगी, तो ये भी 90 हुआ। ये तीनों एक्सिस आपस में 90 है, तीनों एक्सिस आपस में 90 है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, आप रूम में बैठे होंगे तो रूम का एक कॉर्नर उठा लो, रूम का एक कॉर्नर उठा लो, तो रूम के कॉर्नर में नीचे कॉर्नर पे जाओ बिल्कुल, तो ऐसे एक्स, ऐसे वाई और ऐसे ऊपर को जेड। नहीं नीचे जाना, ऊपर चले जाओ, कॉर्नर के ऊपर चले जाओ, तो तीन एक्सिस बनते हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये जो एक्स और वाई है ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ये z है ये वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, कि वेव इस डायरेक्शन में चलेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर, समझे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर x और y में, तो वेव की प्रोपगेशन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर को या नीचे को। तो वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर चलेगी, तो उसकी प्रोपगेशन उसके परपेंडिकुलर होने वाली है इन दोनों के, यानी तीनों आपस में 90 डिग्री होंगे। ऐसा बोला मिस्टर मैक्सवेल ने। ऐसा किसने बोला? मैक्सवेल ने बोला। तो मैक्सवेल ने ऐसा क्यों बोला? मैक्सवेल ने ऐसा बोला, मैक्सवेल ने ये बात स्टार्ट करी, डेफिनेशन लिख ली होगी। मैक्सवेल ने बोला कि आप लोग सब एक चैप्टर पढ़ के आए हो, ऐसा तो नहीं बोला उसने, बट आप लोग सब इससे पहले एक चैप्टर पढ़ के आए हो, या आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, EMI। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने फैराडेज लॉ पढ़ा होगा, फैराडे का लॉ, जिसको फैराडे ने एक लेंज लॉ दिया था, लेंज लॉ, याद है ना? याद है, फैराडे ने बोला कि मैक्सवेल ने बोला कि फैराडे ने एक लेंज लॉ दिया था जो ये बोलता था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है।
तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसमें करंट जोड़ पड़ता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ऐसी बात करी थी हमने। तो ईएमएफ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, याद होगी ना, करंट आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट, करंट आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोला था लेंस लॉ ने, याद होगी, लेंस लॉ ने इसकी डायरेक्शन दी थी, फैराडे ने बोला था, समझे। तो मैक्सवेल बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है तो इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू होना चाहिए, वो भी ट्रू होना चाहिए। वो बोलता है कि मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी मिलनी चाहिए, मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिले, बिल्कुल, अगर मुझे 1 से 2 मिलता है तो 2 से 1 मिलना चाहिए। सर ये क्या बात हुई, नॉर्मली पहले नहीं मानते थे ना ये लोग कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करके मैग्नेटिक, ना 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 सर ये बात नहीं बनी। बट मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि नहीं ऐसा भी होता है, तो ऐसा भी होता है। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होगी। तो दोनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहे हैं, दोनों कंटिन्यूसली, दोनों वेरी करेंगे तो एक नई तरह की वेव पैदा होगी। जब दोनों वेरी कर रहे होंगे तो एक वेव बनेगी, ये इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक, तो इसके परपेंडिकुलर एक वेव निकलेगी जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया गया। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती है इसको बाद में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन हो कि सर कहाँ से, स्पेस से हमें आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी हुई होंगी, कैसे वेरी हुई होंगी, समझो ना, वहाँ से लाइट आई है, स्पेस से आई है सूरज के पास से, तो कैसे वेरी की होंगी इलेक्ट्रिक, और इसको अगले टॉपिक में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम समझेंगे। आज हम इसकी बात नहीं कर रहे, आज सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, कि दोनों को वेरी करो, उनके परपेंडिकुलर में एक नई वेव पैदा होंगी जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाएगा। समझ रहे हो ना, पक्का। तो एक और काम किया आपने इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आपने एक एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था। वो बोलता था लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी आई इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल होता था, सॉरी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैक्सवेल ने इस फॉर्मूला में करेक्शन भी दी एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझाने के ही। अब मैं उसके बिल्कुल प्रैक्टिकल में नहीं जा रहा, बेसिक सी बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें सिलेबस में है। उसने बोला कि ये फॉर्मूला ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये फॉर्मूला ज़्यादा एक्यूरेट है, म्यू नॉट आई प्लस आई डी। उसने बोला ये ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला है, इसको मैक्सवेल के करेक्शन बोलते हैं, मैक्सवेल्स करेक्शन। तो ये मैक्सवेल करेक्शन में आई डी क्या है, उसने बोला आई डी होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी होता है। आप इस करंट की जगह डिस्प्लेसमेंट करंट भी रखो तो ये फॉर्मूला ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। देखो हम तो अपने सिलेबस में यही लगाते रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझाने के बाद उसने मैक्सवेल ने करेक्शन दी आईडी। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, सीबीएसई ने बोला है कि ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट का बात नहीं, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता था, आपने कैपेसिटर पढ़ा था, याद होगा, ऐसे बैटरी लगी होती थी ना, है ना, तो यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से गया, तो यहाँ से अगर करंट जा रहा तो बीच में तो खाली जगह थी ना, तो करंट इधर से उधर कैसे गया, करंट ने सर्किट कैसे पूरा किया, करंट ने यहाँ से यहाँ कब बीच में स्पेस आ गया, तो करंट को इधर से उधर जाने के लिए तो कुछ चाहिए, उसने सर्किट कैसे पूरा किया, सर्किट नहीं पूरा होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक इस कैपेसिटर की प्लेट से इस कैपेसिटर की प्लेट, जब इसके बीच में गैप है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा करंट होता तो जा सकता था सर थोड़ा सा जगह में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, बट नहीं, अभी तो नहीं करता ये, मतलब अगर मैं बोलूँ तो करता तो है ना। तो मैक्सवेल ने बोला कि ये जो नॉर्मल करंट यहाँ चलता है, जो भी कंडक्टर्स में चलता है, उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं, उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। जो करंट ये खाली जगह में जाता है, इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ मटेरियल नहीं है बीच में, खाली एयर है, तो यहाँ से यहाँ जो जाएगा करंट, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला उसने। डिस्प्लेसमेंट करंट सब वैसा ही करंट होगा, बट ये क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कन्वर्ट करेगा, बट यहाँ पर कंडक्टर नहीं होगा कोई भी। डिटेल में नहीं जाना, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट का इजाद हुआ मैक्सवेल की इक्वेशन के बाद, समझे। तो इससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना सकते हो, इससे तो नहीं बना सकते,
दोनों को वेरी कर कर, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तो दोनों के परपेंडिकुलर में एक नई वेव निकलेगी जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला गया। ये बात बोली मैक्सवेल ने। क्या बोला उसने बोला कि अगर उसकी बात सही है फैराडे की कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, तो मेरी बात भी सही है, यानी कि उसका उल्टा भी सही है, इलेक्ट्रिक को चेंज करो तो मैग्नेटिक भी मिलेगी, तो दोनों को चेंज करो तो एक वेव मिलेगी। ये बोला किसने, मैक्सवेल ने। तो उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें पता चली कि नई तरह की वेव्स होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसकी स्पीड क्या होती है, इसका ग्राफ कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, थोड़ी सी रीडिंग करें, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।